नमस्कार दोस्तों। मोदी सरनेम मानहानि केस में आखिरकार राहुल गांधी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि राहुल गांधी गुजरात की 3 अदालतों से झटका खा चुके हैं। सबसे निचली अदालत में उन्हें 2 साल की सजा मिली। सजा का नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन संसद की सदस्यता गई। 4 दिन के भीतर उनके बंगले खाली कराए गए। फिर उन्हें सेशन कोर्ट में भी झटका मिला। वही सजा, वही फैसला कायम रहा। उम्मीद थी हो सकता हाईकोर्ट में कोई सुनवाई हो, लेकिन हाईकोर्ट में भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा गया। 2 साल की सजा भी बरकरार रखी। हाईकोर्ट ने और भी बहुत बातें कही जो राहुल गांधी के लिए एक तरह से कहें उस फैसले के साथ नकारात्मक हाईकोर्ट की टिप्पणियां थी, जिसमें यह भी कहा गया कि राहुल गांधी पर 10 और मुकदमे पेंडिंग है। यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को किसी भी सूरत में निचली अदालतों के फैसले के हिसाब से राहुल गांधी सजा के हकदार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जब राहुल गांधी पहुंचे हैं, तब करीब 3.5 महीने से 4 महीने हो चुके हैं। राहुल गांधी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सबकी नज़र है। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है, तो यहाँ से राजनीति की क्या नई पटकथा लिखी जाएगी। और क्या फिर से राहुल गांधी अगले कुछ महीनों के बाद निचली अदालतों में जाएंगे और उसके बाद उनकी जमानत रद्द होगी और ऐसी स्थिति हो सकती है कि उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, क्योंकि 11 महीने बाद चुनाव है। तो बहुत कुछ तमाम तरह के सवाल, कयास और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हाल के दिनों में जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बने हैं, तब से कई फैसले, और चंद्रचूड़ का रवैया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल हो या लोकतंत्र की व्याख्या के मुद्दे पर उनकी राय हो, उससे कई बार लगता है कि उनकी राय या चंद्रचूड़ की अदालत में ये मामला अगर जाता है तो शायद हाईकोर्ट या गुजरात सेशन कोर्ट, सूरत कोर्ट के फैसले से उलट भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। यह अनुमान और आकलन है। कांग्रेस की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। तो हमारे साथ हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, संविधान और कानून के विशेषज्ञ हैं। कई बार इनसे हमने बात की है। परसों भी 2-3 दिन पहले जब पूर्णेश मोदी, जो बीजेपी के विधायक हैं, राहुल गांधी की याचिका से पहले अपनी कैवियट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे कि मुझे भी सुना जाए, तो एनके सिंह साहब से बात की थी, इन्होंने अपनी राय रखी थी। तो आज इनसे हम समझेंगे, और साथ में ये कि अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पर जो बहुत कुछ दारोमदार है, सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में फैसले दे सकता है, अनुमान ही हम लगा सकते हैं। पहली बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी तरह का इम्तहान है इस सुनवाई और सुनवाई के बाद फैसले से? जी हाँ, क्योंकि ये काफ़ी हाई वोल्टेज केस है, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, और पॉलिटिकल के अलावा पूरे समाज को एक मैसेज आएगा। अगर ये जजमेंट जो अभी 3 दिए गए हैं, उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। लोअर कोर्ट में, सेशंस में, हाई कोर्ट में, तीनों में एक पैटर्न दिखाई देगा। क्या 2 साल की सज़ा एक दिन भी कम नहीं हो सकती थी किसी भी श्रेणी में? तो अगर पैटर्न दिखाई देगा, तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज भी डाउन है। एक उस वक्त जबकि देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर जेल इस बात पे जाएगा कि उसने एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कुछ कह दिया, और इस पे अगर वो जेल जाता है, उसकी मेंबरशिप खत्म होती है और बहुत कुछ होता है, तो सीधा इसका मतलब क्या है? अब फिर इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब हो नहीं पाएगा, और खास करके सत्ता के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। और इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी सीज कर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये नहीं देखना है कि टेक्निकल पॉइंट क्या है, कैसे है, और देखना भी है टेक्निकल पॉइंट। तो फ्लॉड जजमेंट्स हैं ये तीनों जजमेंट्स, अगर आप देखिए और उसके टेक्स्ट पढ़िए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जजेस ने जो फंडामेंटल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता है उसको कहीं भी ऑब्जर्व नहीं किया है। मैं 1-2 आपको इसको उदाहरण दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या वो इतने बड़ी घटना जिसमें राहुल गांधी जेल जाएंगे, जिसमें उनकी सदस्यता चली गई, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स कल से क्या हम आप कर पाएंगे? इस छोटे से कमेंट के बाद कि साहब सारे मोदी क्या है, इसके बाद अगर देश के सेकंड सबसे बड़े लीडर को आप जेल में डालते हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स खत्म।
और डेमोक्रेसी बिना डिस्कोर्स के एक दिन में वो डिक्टेटरशिप हो जाती है, फिर कोई कहीं नहीं बोलेगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेस्टीज भी पूरा वर्ल्ड देखेगा। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट खास करके करीब 5-6 जजमेंट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कोर्ट होते हैं। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये पूरी दुनिया में, और यही नहीं पाकिस्तान भी इसको रोज कोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वो भी चंद्रचूड़ के काल की ये है। चंद्रचूड़ एक लिबरल जज माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि आप यूँ समझ लीजिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक लिबर्टी, इसको लेके उनके जो, अगर आप उनके सेमिनार सुने, मैंने एक बार उनके साथ मंच शेयर किया है, तो मैंने उसकी स्पीच को बड़े गौर से सुना। तो मुझे ये लगता है कि एक लिबरल जज जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके रेजीम में इतना बड़ा डेमोक्रेसी की हत्या, क्योंकि जजमेंट अगर इसको पूरा पलटना पड़ेगा, और नहीं ना केवल पलटना पड़ेगा, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी कोई लोअर कोर्ट इस तरह की गलतियां ना करे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि राहुल गांधी को रिलीफ देंगे, ये भी करना पड़ेगा कि फ्यूचर में, क्योंकि राहुल गांधी पे 10 केस हैं, आप एक में छोड़ देंगे, 10 केस और भी हैं, और बीजेपी 4 और लगा देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में हेल्दी डिस्कशन, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ये खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को कई डायमेंशन पे इसको देखना पड़ेगा। बहुत अहम बात एनके सिंह साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कई डायमेंशन पर देखना पड़ेगा, और इसलिए भी कि चंद्रचूड़ जो अभी सीजेआई हैं, उनसे देश को हाल के वर्षों में उनके जज रहते हुए भी, जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे तब भी, और जब सीजेआई है तब भी, उनके फैसले कई बार बेंचमार्क फैसले होते हैं, और उनके ऑब्जर्वेशन भी कई बार, जो ओरल ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो भी कई बार दिशा तय करते हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे। और शुरू से कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि गुजरात की किसी अदालत से शायद राहुल गांधी को राहत न मिले। जैसा जिक्र किया सिंह साहब ने कि अधिकतम सजा दी गई राहुल गांधी को 2 साल, और 2 साल की सजा, अधिकतम सजा के साथ ये तय हो जाती है कि वो संसद सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से जो गुजरात की 3 अदालतों में उस सजा को बरकरार रखना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना। आपको पता होगा कि कोलार में, कर्नाटक का में राहुल गांधी का भाषण था 2019 में, जिन्होंने राहुल गांधी ने, जिसमें कहा था कि इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी और थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। आप भी कई बार तर्क दे चुके हैं, यही अभिषेक मनु सिंघवी भी कहते हैं कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कुछ चोरों के नाम लिए, उनके हिसाब से कहा कि ये मोदी चोर हैं और ढूंढेंगे तो मिलेंगे। तो ये तर्क वो अभी भी, जो मैंने पिछली बार जब हाईकोर्ट के फैसले के दिन भी अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि इसको कहकर पूरे मोदी समाज का अपमान हो गया, और कोई भी आदमी जाके वहाँ याचिका नहीं कर सकता है जब तक इंडिविजुअल का अपमान ना हो। उनके नाम पर कोई पुर्णेश मोदी जाके कहे कि भाई मेरा अपमान हो गया, तो ये उसमें, उस फैसले में और मुकदमे में ही काफ़ी लूपहोल्स है। देखिए, इसको इस तरह देखिए कि आम तौर पे ये जनरल परसेप्शन है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, और ख़ास करके डिफेमेशन को लेके जो हमारे 499 में है। डिफेमेशन इंडिविजुअल होता है। आम तौर पे मैंने आपको कुछ कहा, आप आहत हुए, और आपको लगा कि मेरी मानहानि हुई है। ये अव्वल ग्रुप में होता नहीं, अगर होता है तो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो सारे मोदी में कोई एक मोदी खड़ा होता है, और वो भी जिन ग्राउंड्स पे वो किया है, उसमें एक चीज़ होती है तर्कशास्त्र में, कंटेक्चुअलिटी, संदर्भिता। वो दिखा रहे हैं कि नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी और नरेंद्र मोदी, एक क्रम से दिखाया, तो संदर्भिता देखी जाती है। उसमें उन्होंने कहा कि सारे चोर मोदी हैं, ये क्रम में था। और ये क्रम में जनता को क्यों बताया? अगर आप इसको 499 देखें तो इसका एक एक्सेप्शन है, एक नहीं 3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो और भी हैं। पहला जो एक्सेप्शन है कि अगर पब्लिक गुड में आप कोई आरोप लगा रहे हैं जिसमें फैक्ट है, तो क्या नीरव मोदी फैक्ट नहीं है, ललित मोदी फैक्ट नहीं है? और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप अगर उसको छोड़ दिया गया है, प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगा ही सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का करप्शन एनसीपी पर है, वो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया, ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट कोई आइवरी टावर में नहीं बैठता है कि बड़े भारी ऊंचे उसमें प्रकोष्ठ में बैठा हुआ है और फैसले कर रहा है। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं। इसका बड़ा अच्छा जुमला है कि सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल नॉट बिकॉज इट इज इनफेलिबल,
इट इज इनफेलिबल बिकॉज इट इज फाइनल। ये अनंतिम कोर्ट है, इसके बाद तो कोई होता नहीं अपील। ये चूंकि फाइनल कोर्ट है तो जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में सारे विजडम, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दुनिया देख रही है और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी दुनिया की नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट करने क्या जा रहा है। क्योंकि अगर ये जजमेंट राहुल गांधी के फेवर में है तो डेमोक्रेसी बच जाएगी। अगर ये यही पैटर्न रहा तो मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जुडिशियरी से उठेगा और पूरी दुनिया का उठेगा कि ये हुआ क्या है भारत में। एक छोटे से ग्राउंड पे और जजेस का जब हम जजमेंट, ये तीनों जजमेंट हमने पढ़े तो जिस तरह की बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं, एक जगह कहा है जज ने कि साहब इससे उन्होंने पब्लिक को गुमराह किया और ये उनका मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक पतन का ये मतलब बहुत सबलाइम केस है। उसी तरह इतना बड़ा अपराध, इसको जघन्य अपराध कहा जाता है कि साहब कन्विक्शन उसमें ना दिया जाए जो जघन्यतम अपराध हो। तो राहुल गांधी ने अगर किसी को कुछ कहा डिफेमेशन, और गौर कीजिएगा जघन्यतम अपराध में फांसी होती है, जघन्यतम में आजीवन कारावास होता है। हमारे कानून बनाने वाले ने कहीं भी 2 साल की ही इसमें मैक्सिमम सजा है, तो अगर ये जघन्यतम होता डिफेमेशन तो उसको आजीवन कारावास करता, फांसी दिलवाता। तो कहीं से जघन्यतम नहीं, लेकिन कोर्ट ने इसको कहा है कि ये जघन्यतम है। मतलब कि ये मॉरल टर्पिट्यूड तो है, ये नैतिक पतन का तो पराकाष्ठा है, ये हीनस क्राइम है, जघन्य क्राइम है। तो ये अगर ये जगह में है तो इस लॉ में 2 ही साल की सजा क्यों है? तब तो अटेम्प्ट टू मर्डर ज्यादा इससे हल्का पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को, ये दलील जैसे आप दे रहे हैं और भी बहुत सारे कानून के जानकार दे रहे हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया या सूरत सेशन कोर्ट का, वो भी करे क्योंकि वो वीर सावरकर का भी जिक्र कर दिया, कैम्ब्रिज में वीर सावरकर का अपमान किया, अनरिलेटेड है वीर सावरकर रिश्ता ही और नहीं ये पुराना केस 2019 का सजा होने के बाद कोई हाई कोर्ट में एक फेयरली सीनियर जिसके जुडिशियल विजडम को हम जानते हैं कि उसको फांसी की सजा होती है, मतलब फांसी की पावर होती है, और वो भी पावर नहीं होती, वो तो सेशंस को होती है। फांसी के पावर को तस्दीक करने का मतलब फाइनलिटी देने का, उसको कम करने का, उम्र कैद में बदलने का इतनी बड़ी ताकत है। क्या वो जजमेंट में इतने एरर्स हो सकते हैं? जजमेंट जब उसको देखिए तो उसमें कहीं लग रहा है कि जजमेंट फ्लॉड जजमेंट है, क्योंकि उसमें जिन ग्राउंड्स पे दिया है वो ग्राउंड, अच्छा अगर मान लीजिए चलिए ये सारी ऐसी अपराध थी तो बाकी जो चीजें हैं केस कोर्ट है वो क्यों नहीं इसको देती हैं इस तरह से? तो आप कहीं भी देखेंगे तो हास्यास्पद लग रहा है ये जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है, 2 चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला तो ये कि क्या सिर्फ इतना ही देखेगा जितना उसके पास आया है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, आर्टिकल 142 में वो अपनी सीमाएं खुद निर्धारित करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, मेरा मानना है कि फ्यूचर में, क्यों राहुल गांधी पे 10 केसेस हैं, आप यहाँ पे कर लीजिए आज, फिर किसी और केस में हो जाएगा और 2 साल फिर हो जाएगा, तब क्या होगा? तो ये हमें से जो पॉलिटिकल विच हंटिंग चल रही है, अपोजिशन की वॉइस को क्रश करना, सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना पड़ेगा कि फिर कोई हिमाकत न करे। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने ही पे आपको रुकना होगा कि राहुल गांधी को आपने रिलीफ दे दी और वो भी कन्विक्शन छोड़ दिया। अच्छा, मैं इफ एंड बट में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हैं या बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट या सूरत सेशन कोर्ट या सूरत का जो निचली अदालत थी उसके फैसले को पलटेगा या उससे अलग ढंग से देखेगा, दोष सिद्धि पर स्टे करेगा, जो भी राहुल को राहत मिलेगा। इस देखने की वजह आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का विजडम या जजों का जो भी रवैया है? लेकिन अगर उल्टा हो गया, उल्टा मतलब वही हो गया जो हाई कोर्ट में अब तक हुआ या हाई कोर्ट ने जैसे राहत नहीं दी, तो नहीं, तो एक तो इस जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन भी फाइल हो सकता है। तो रिव्यू, हालांकि वही कोर्ट सुनेगा, लेकिन रिव्यू पिटीशन फाइल होगा, आगे भी देखा जाएगा। और रिव्यू में कई बार चीजें उलट जाती हैं, ये भी सही है सर। कई बार इसी कोर्ट ने अपने ही फैसले को उल्टा कर दिया और ये मान के कि मैंने गलती किया था, तो वो एक पॉसिबल है। लेकिन वो मान लीजिए रिमोट है, अगर ये यही रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि देश में फिर प्रजातंत्र नहीं रहेगा। आज से ये मान लीजिए, जब ये फैसला जिस दिन आएगा उस घड़ी से भारत में आप प्रजातंत्र की अर्थी जला सकते हैं, उसके बाद प्रजातंत्र जिंदा नहीं रहेगा। तो पहला सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि आप इसके बाद कोई आवाज़ नहीं निकाल पाएगा। अगर इतने पे
किसी की सदस्यता चली जाती है और वो राहुल गांधी जेल में होते हैं। और राहुल गांधी जैसा जिसके साथ अभिषेक मनु या कोई वकील हो सकता है, बाकी आदमी को तो ये वकील करना लोअर कोर्ट में मुश्किल होता है। हाँ, ये भी एक बात है ना कि आपके पास बड़े बड़े वकील हैं और उसके बाद आप सारी 4 अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। अभिषेक ने ये कहा, जब ये पिटीशन दायर किया तो बाहर कहा भी कि भाई उनके पास तो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो कि यही धंधा ही करती है बीजेपी के पास, तो वो इसके बाद तो शुरू कर देगी सब करना। तो बीजेपी कल से किसी को आवाज उठाने देगी क्या? उसके लोग जो हैं पूरा, अच्छा क्या करना है आपको? इस समय 1583 एमएलए हैं बीजेपी के, कुछ नहीं करना है। 1583 एमएलए में हर जगह से हर एमएलए एक एक केस दायर कर दे, कारपोरेटर है उनसे दायर करवा दीजिए। नहीं, उसी में बीच में रोक रहा हूँ सर। जैसे जो चूंकि हाईकोर्ट ने कहा कि 10 केसेज राहुल गांधी के खिलाफ पेंडिंग है, उस पेंडिंग केस से इस फैसले पर हाईकोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं है। वो अलग अलग राज्यों में पेंडिंग केस है, वो अभी चार्जशीटेड नहीं है, कोई कन्विक्टेड नहीं है। तो पेंडिंग केस क्या है? जैसे देखिए जो इन्होंने कहा ना, खतरे क्या हैं पेंडिंग केस में है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ पर लगाया था और संघ के कार्यकर्ता ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में गुवाहाटी में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। उसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल ने कहा, किसी मठ के बारे में कुछ कहा, संघ के सदस्यों ने उसे प्रवेश नहीं करने दिया तो संघ की छवि को नुकसान पहुंचा, मतलब आरएसएस की छवि को। 18 में क्या मामला है? रांची में एक केस राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है, इसमें भी कुछ मोदी को लेकर कहा। 18 में ही राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक केस चल रहा है 499 500 के तहत मानहानि का। इसमें यह है कि राहुल ने कहा था गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा ने जोड़ा। अब देखिए, गौरी लंकेश की हत्या बीजेपी और संघ की विचारधारा ने किया, यह पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वहां कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों ने गौरी लंकेश को मारा। अब इस स्टेटमेंट पर मानहानि करके और इन सब को गिन के करे तो सही बात है। जी, मैंने वही कहा ना कि 499 में ये कानून निर्माताओं को मालूम था, मैकाले को ये बात मालूम थी, लिहाजा 499 में, और आप जानते हैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, ब्रिटिश क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये करीब 500 साल पुराना है, ब्रैक्टन के ज़माने से, और एक पूरा चला आ रहा है। तो उन्होंने वो जानते थे ये बात। तो 499 में जो एक्सेप्शंस हैं उसमें इसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आइसोलेट किया था कि नहीं साहब, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं होगा, क्योंकि मंचों से आप जब बोलते हैं तो वो अब अच्छा ये होता क्यों है? हमारा जो डेमोक्रेसी है ये एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष, एक विपक्ष होता है, और ठीक उसी के ऊपर मीडिया होती है जो दोनों की बात कह के और समाज को देती है। तो विपक्ष कहता है कि भाई मोदी जी, जेब में आपने 15 लाख कहे थे, इकन्नी नहीं आई, तो अब आप इस्तीफा देंगे, और आपने झूठ बोला था। जब वो ये कहेगा तो अब आपसे पूछिए कि इसका प्रूफ लाओ। अगर कल मोदी या कोई मोदी अगर उसने कह दिया कि मोदी ने गलत बोला था, तो इस पे डिफेमेशन आप कर देंगे कि साहब मोदी को झूठ कहते हैं। अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। 15 आप कहेंगे कि 15 लाख नहीं, किसानों को हमने जेब में डाला, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि 15 लाख आपने जनता को गुमराह किया था। ये वही गुमराह है जिसका माननीय जज ने कहा था कि साहब ये जनता को आप, ये मोदी की ये बात बता के राहुल गांधी के बारे में कहा था कि आप ये गुमराह कर रहे हैं, और ये बहुत ही नैतिक पतन का चरम है ये उस कोर्ट में। तो फिर मोदी जी ने जो किया वो क्या था? किसानों को देने को कहा, उस पर कोई किसान चला जाए कि साहब मैं बहुत आहत हूँ, इन्होंने वादा किया था। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कोर्स की नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन एक रिजीम आई है जो इसको अपने जो ब्रूट फोर्स है मेजॉरिटी की, उससे ये दबाना चाहती है, इंस्टीट्यूशंस को क्रिपल करना चाहती है, सारे इंस्टीट्यूशन। आप देखिए भाई लगातार जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, एक कानून मंत्री लगातार हमले करता रहा। क्यों करता रहा? सिर्फ इसलिए कि किसी तरह कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके अपॉइंटमेंट हमारे पास आ जाए। 3 साल बाद ना कोई चंद्रचूड़ होगा, ना कोई होगा, और हमारे लोग होंगे। तो ये यहाँ खतरा इस बात का है कि आपको, इसीलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्यों होता है? जनता को हम जाते हैं, मीडिया जाती है, अगर मीडिया सही है तो भक्त, मीडिया नहीं है तो मीडिया, और ये
ये एक मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के तथ्यों को बता के। ये मीडिया का काम होता है। वी क्रिएट मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। दोनों चीज़ें देते हैं। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, और ये करके जनता पे छोड़ते हैं कि वो फैसला ले। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। कल से तो ये बंद हो जाएगा ना कि आपने कहा कि मोदी जी ने गलत बोला है, मोदी जी ने जनता को गुमराह किया गया, अरे साहब चलिए जरा जेल में, तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का संवाद जो होता है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब दो सवाल सिर्फ दर्शक को समझने के लिए कानूनी पहलू से। एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर, कन्विक्शन पर स्टे कर दिया तो इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। और अगर स्टे नहीं किया, फिर मैं वही इफ एंड बट में सवाल है, चूंकि दोनों पक्ष हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? जैसे क्या राहुल गांधी को 2-4 महीने, 1 महीने के भीतर जेल में जाना पड़ेगा, या बेल पे रहेंगे और फिर सेशन कोर्ट से लेकर ट्रायल का सिलसिला जो भी 1-2 साल तक चलता रहेगा, क्या होगा? हाँ, नहीं, मैं अभी की बात को आगे कर रहा हूँ कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। रिव्यू, इसके बाद आपने फिर से पिटीशन दायर किया और उसमें भी राहत नहीं मिली। क्यूरेटिव पिटीशन दायर, मतलब जो भी किया हाँ। उसमें आपको मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो उसके बाद राहुल गांधी का वो, जैसे कि इसमें कन्विक्शन स्टे करेगा ना, कन्विक्शन इसमें नहीं किया तो वो ये कहेगा कि आप निचली अदालत में जाइए, केस में जो अपील आपने कर रखी है उसको आप वो करिए, केस मेरिट पे डिसाइड होगा, तो उसमें आप फ्रेश वो पिटीशन हाई कोर्ट में उसका वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये हाफ वे नहीं कर सकता। सिर्फ कन्विक्शन रोक दे और कहे कि अच्छा बाकी सजा होती रहे, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये वो मकाम है। क्योंकि तब इतना ही नहीं है, तब कल वो 10 केसेस और हैं, राहुल गांधी इसी भर के हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इंटायरिटी में देखना पड़ेगा, सिर्फ कन्विक्शन नहीं, सेंटेंस, उस सेंटेंस को भी देखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं साहब, ये जो लोअर कोर्ट्स ने किया है, बल्कि मुझे तो लगता है कि एक सीरियस आदेश पारित करना पड़ेगा कि आप इस तरह से ना करें। फ्रिवोलस ग्राउंड पे क्या होता है कि जजमेंट जो होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं, और दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर में वो उस फैसले पे पहुंचने का कारण आप बताते हैं, और रेशियो में एग्जैक्टली फैसला होता है। हमने देखा कि इसमें हाई कोर्ट के ऑबिटर में कुछ ऐसी बातें कही गई है जो मजाक लगती हैं। तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये भी ताकीद करनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट इस तरह के ऑबिटर जस्टिफिकेशन दे के, और मेरे ख्याल से एक इंडाइटमेंट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो सिर्फ इतने ही पे नहीं होगा कि हाँ साहब कन्विक्शन मैंने रोक दिया। क्योंकि बात इतनी नहीं है, ये कंट्री उस मकाम पे है कि प्रजातंत्र या तो बचेगा या उसको शमशान में ले जाके अब आप गाड़ दीजिए। भाई कोई भी आदमी, अगर राहुल गांधी को सजा बरकरार रह गई तो कोई भी आदमी जो थोड़ा सेंसिबल होगा वो तो यही सोचेगा कि आपने एक बीजेपी विधायक ने केस किया, उस विधायक की सुनवाई के लिए ट्रायल के दौरान 3 बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट गए। फिर उसके बाद उसी विधायक ने हाई कोर्ट में आके कहा मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कुछ और एविडेंस हम देख रहे हैं और हम स्टे चाहते हैं। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया सूरत की निचली अदालत में सुनवाई को। 11 महीने तक सुनवाई स्टे रही। फिर राहुल गांधी इधर संसद में मुखर हुए, अडानी का मुद्दा आया, अचानक वही पुर्नेश मोदी फिर हाई कोर्ट जाते कि अब मेरे पास फ्रेश एविडेंस है, हम चाहते हैं ट्रायल शुरू हो। तब तक वो मजिस्ट्रेट बदल चुका होता है और उसके बाद ट्रायल शुरू होती है और उसके बाद तुरंत फास्ट ट्रैक में राहुल गांधी को सजा, और वो सजा अधिकतम सजा की सदस्यता चली जाए। फिर फास्ट ट्रैक में सदस्यता 2 साल में 1 दिन भी कम नहीं हुआ है। तो एक चीज होती है, जब आप देखते हैं जब मोटिव आप देखते हैं ना, तो देखते हैं कि इस फैसले पे आप पहुंचे कैसे हैं, और तब फिर पेरिफेरल एरियाज भी लिए जाते हैं, सिर्फ प्लेन वो नहीं देखा जाता। और फिर प्लेन भी देखा जाए तो क्या राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट ये हास्यास्पद लगता है ना। एक तो बेसिक है जो मैं अक्सर कहता हूँ, आपके व्यूअर्स को बताता भी हूँ कि ऑल काउज आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट काउज। S&P रिलेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है ये क्या बात है कि सारे चोर मोदी हैं, इसका मतलब सारे मोदी चोर हैं ये नहीं कहा है। तो पहला लेसन है जो कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ाया जाता है तर्कशास्त्र में, हम इसको भी छोड़ देते हैं।
पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर इस पे होने लगे तो ज़रा वो इसको देखिए, किसी भी जजमेंट को हम जब देखते हैं ना तो देखते हैं कि इस जजमेंट के ना होने पे और क्या क्या होता है। यहाँ पे इस जजमेंट को अगर आपने नहीं रोका तो कोलेटरल डैमेज जो होगा हमारी डेमोक्रेसी का वो इतना खतरनाक होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं। और उसके बाद किसी भी जिले में कोई भी आदमी उठेगा, हम लोगों के वीडियो पे कहीं भी देखेगा वो FIR कर देगा और एक मिसाल सामने रहेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी, लोअर कोर्ट को भी लगेगा भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो फिर लोअर कोर्ट के लिए एक उसके लिए नहीं वो गीता कुरान होता है। वो हर समय लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट के फला जस्टिस फला बेंच ने ये फैसला दिया वही कोर्ट करता है और उसके आधार पर फैसले हो जाते हैं। तब तो हमेशा के लिए होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ इस पे गई और मानहानि केस में कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, तो उसके बाद गए आप। और पॉलिटिकल डिस्कोर्स से आप जरा देखिए, पॉलिटिकल सिर्फ कुछ ना करिए, आप मोदी जी का स्टेटमेंट उठा लीजिए। अगर इस पे होने लगे तो मोदी जी पे कम से कम 10,000 केसेस होने चाहिए। 10,000 ज्यादा है लेकिन चलिए। नहीं क्योंकि वो सारे स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो उसी तरह के हैं। अगर इसी का उस वैल्यू उसमें देखेंगे ना, वैल्यू जजमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग सभी केसेस जैसे मोदी जी ने अगर कह दिया था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और सुनंदा पुष्कर अगर मुकदमा कर देती तो भाई सीधे और सुनंदा पुष्कर क्यों करती, कोई भी करता तो फिर वुमेन कम्युनिटी करती तो फिर वो फेस करना पड़ता है। तो मोदी जी के भाषण तो न जाने कितने ऐसे भाषण है जो कई बार अपमानजनक लगते हैं, लेकिन जब इस पे जाएंगे आप तो थाने वाला आपको डांट के भगा देगा। हाँ, मुश्किल ये है ना। और वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो थाने वाले को कहा जाएगा ये केस रजिस्टर कर लो और इसको कोर्ट ले चलो। तो ये अच्छा वो भी क्रिमिनल, मैं तो यहाँ यही कहता हूँ आपके व्यूअर से कि दुनिया में सब जगह से क्रिमिनल डिफेमेशन खत्म हो गया है। क्रिमिनलाइज्ड ये जो क्रिमिनलाइज्ड डिफेमेशन ये नहीं होता, सिविल डिफेमेशन होता है। ये भारत ही एक देश है जहाँ की, और कुछ थोड़े से देश और हैं जहाँ की डिफेमेशन क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। और यहाँ पे आप राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन में ले गए ताकि 2 साल किसी तरह मिल जाए। तो आपको लगता है कि बीजेपी मतलब मैं तो मोदी और शाह ही बोलूँगा, बीजेपी का मतलब वही है, बाकी कौन क्या है, ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल जाए या चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद से बाहर रहे? क्या चाहकर यहाँ तक हुआ? क्योंकि प्रदेश मोदी कोई भी समझेगा एक मोहरा है। नहीं, असल में तो आपने बड़े ये गहरे उस पे चले गए हैं। दरअसल ये क्या चाहते हैं, ये राहुल गांधी सिर्फ नहीं है, कांग्रेस इनका पहला टारगेट है कि कांग्रेस को खत्म करो। आप जानते ही हैं कांग्रेस मुक्त भारत का नारा ही है। थोड़ा सा उधर हम लोग आ जाए। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा ही है। राहुल गांधी कांग्रेस के एपिटोम हैं, एक प्रतीक हैं, है ना, केंद्र बिंदु हैं। लिहाजा इनको अगर हिट कर देते हो, और करना क्या है, दरोगा को इशारा एसपी करेगा और राहुल गांधी को अपना डिफेमेशन में शुरू कर दो। बाकी कोर्ट्स आप जानते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप राहुल गांधी को ब्लॉक अगर कर देते हैं तो बाकी कोई सामने नहीं आएगा। फिर अगर आप इसमें पैटर्न देखें तो पिछले 9 साल से पॉलिटिकल लीडर्स को हर तरह से जो भी नेगेटिव वॉइस दे रहा है, जो अपोजिशन लीडर्स, एंटी बीजेपी या एंटी बीजेपी, उनको हर तरह से आपको खत्म करना है। तो ईडी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और ऑफर ये है कि आ जाओ मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसी में आप जो अभी कहा अजीत पवार का 3 ही दिन तो हुए थे, 3 दिन पहले 70,000 करोड़ उसने लिया था, ये आपका आरोप था। और गारंटी दे रहे हैं, मोदी गारंटी देता है सब जल जाएगा। हाँ, और मोदी डरता भी नहीं है, ये भी कहा था। ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर की गरिमा के हित में है, लेकिन उन्होंने कहा कि 70,000, अब कोई पलट के पूछे, यही अजीत पवार। उन्होंने सिंचाई घोटाले का जिक्र किया जिसके आरोपी अजीत पवार है जी। और उसको देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जिसको 23 करोड़ वोट जनता ने दिया है। और वो अगर पलट के कहे कि अच्छा साहब आइए कोर्ट में, तब क्या होगा? आपके पास कौन सा प्रूफ है इसका? और प्रूफ है तो अभी तक आपने क्या किया है? तो मुझे लगता है कि कुल मिला के आप देखेंगे तो ये डेमोक्रेसी को लगभग ख़त्म करने की स्थिति होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये नहीं देखना है एक आइवरी टावर में बैठ के जैसा कन्विक्शन पे मांगा है, कन्विक्शन छोड़ देते। ये कन्विक्शन का इशू नहीं है, ये बड़ा इशू है। और राहुल गांधी को नहीं, आपको एक मैसेज सबॉर्डिनेट जुडिशियरी को, हाई कोर्ट्स को, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होती हैं हाई कोर्ट, इन सब को एक मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं,
आप जजमेंट जब करें तो उसमें बैलेंस होना चाहिए, उसमें विजडम, जुडिशियल विजडम का एप्लीकेशन होना चाहिए। ये मैसेज मेरे ख्याल से इस जजमेंट में ये नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हर तीसरे दिन अगर ये होता रहा तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो खत्म हो जाएगा। ये तो खतरे हैं जो एनके सिंह साहब बता रहे हैं। इसके पॉलिटिकल मायने अगर देखेंगे तो राहुल गांधी को 23 मार्च, अगर तारीख सही है, 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत से फैसला सुनाया गया, सजा मिली, और उसके बाद 24 मार्च को उनकी सदस्यता गई। तब से लगभग 3.5 पौने 4 महीने लगभग हो चुके। राहुल गांधी जिस ढंग से जनता के बीच जा रहे हैं कि किसान जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले उन्होंने लंबी यात्रा की थी, कहीं से राहुल गांधी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती कि बुरी तरह से परेशान है और राहुल गांधी कोई रास्ता खोज रहे हैं कि अब कैसे हम संसद में लौटें या कैसे हमारी सदस्यता चली गई तो अब हम क्या करें। बल्कि राहुल गांधी ने बंगला खाली किया। निजामुद्दीन ईस्ट में शीला दीक्षित का 3 बेडरूम फ्लैट था, जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, पर्सनल फ्लैट, उसमें उनके बेटे संदीप दीक्षित रहते थे, वो खाली किया गया। राहुल गांधी वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो एक लोधी एस्टेट से शिफ्ट करके 3 रूम में जाना, कभी खेतों में जाना, कभी किसानों के बीच जाना, कभी युवाओं के बीच जाना, कभी मोटर मैकेनिक के बीच जाना, कभी बस में जाना, कभी ट्रक में जाना, राहुल गांधी लगातार सड़क पर घूम रहे। और राहुल गांधी की छवि जो बनाई गई कई सालों में पप्पू जैसी या गढ़ी गई, जिस पर सैकड़ों हजारों करोड़ बीजेपी ने खर्च किए, पूरी मशीनरी लगी, वो छवि बदली है। वो एक प्रतीक ये भी है, ये बड़ा स्टडी का विषय होगा आने वाले सालों में, कि जो मैं कल परसों भी आपसे बात कर रहा था कि सोशल मीडिया, मतलब अगर आप यूट्यूब, फेसबुक और वीडियो प्लेटफॉर्म देखेंगे तो अगर कोई आदमी मोदी के भाषण को 10 में से 3 आदमी देख रहा है तो राहुल गांधी को 10 में से 7 आदमी देख रहा है। यह अंदाजा है मेरा, इसका कोई डेटा नहीं है, कोई IT सेल वाला मेरा ये काटेगा कि देखो ये कहाँ से निकला, वो नहीं करो, वो दिखता है। तो कहीं न कहीं ये 3-4 साल, 2 साल में खासतौर से बदली है छवि राहुल गांधी की। तो उस बदली हुई छवि से बीजेपी में बेचैनी है, या बीजेपी को लगता है थोड़ी भी कोई गुंजाइश है 24 के पहले तो जो धुई बन सकता है उसको उठाया। ये बड़ा अच्छा ये मुद्दा है। अचानक राहुल गांधी, जिसको इन लोगों ने डेलिबरेट एक इमेज बना दिया था कि वो कैजुअल है, कई चीजें, मतलब वो ये तो फर्जी उसके भाषण को काट के डाल दिया, या इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, जो राहुल ने कहा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये एक क्रिएट किया गया था। अचानक राहुल गांधी की जो यात्रा थी, और यात्रा के कुछ पहले से, और पब्लिक ये देखती है कि उसको हमेशा चाहिए, डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो एक आइकन को अचानक बनाती है, लेकिन विकल्प की तरफ हमेशा देखती रहती है कि क्या कोई विकल्प है। कई बार विकल्पहीनता होती है तो उस आइकन को नाराज होते हुए भी चलाती है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन अचानक राहुल गांधी वो विकल्प के रूप में उभरे। और जब आपने देखा कि जब ये पैदल यात्रा की, इसने कांग्रेस के कैरेक्टर को बदल दिया, कांग्रेस के बारे में पब्लिक परसेप्शन, अरे ये राहुल गांधी ऐसा है। और भारत में एक चीज़ होती है कि अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं 9 दिन खाना नहीं खाता एक किसी खास ओकेजन में, तो राहुल गांधी जो उस ठंड में टी-शर्ट पहन के चले तो जनता ने उसको लाइक किया कि हमारा लीडर ये है, इसमें ये नैतिक शक्ति तो है ही है पैदल चलने की, और ये वैसे भी सक्षम है। तो राहुल गांधी का वो पूरे जो थे, और कहीं भी एक भी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं थी, स्मूथ पूरी यात्रा रही। तो एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी बहुत तेजी से उभर रहे हैं। तो आपने जो आंकड़ा दिया वो एक्चुअली मैं भी यही फील कर रहा हूँ कि अच्छे खासे लोग जो कि भक्त हुआ करते थे, आज हमसे कहते हैं कि साहब ये बोलते ही हैं, कुछ करते भी हैं। तो ये नॉर्मल हो गया है कि नहीं, ये तो बोलते ही हैं, कुछ करते नहीं, आज फिर बोल दिया। तो ये जैसे कि अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो अब आप इसको गौर से देखिए तो राहुल गांधी, और इससे हुआ क्या, कांग्रेस का कैडर जो एक डोरमेंट पड़ा हुआ था वो गैल्वेनाइज, वो उठ के खड़ा हो गया है। तो स्ट्रक्चर के रूप में भी कांग्रेस इमर्ज कर रही है, और राहुल गांधी की इमेज इस समय अनपैरेलल है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने को डेवलप किया है, और नहीं झोंक दिया है अपने को पब्लिक कॉज के लिए, इस युवा ने अपने को पूरी तरह झोंक दिया है। तो ये एक बड़ा विकल्प तैयार हो रहा है। अगर इसको किसी तरह कंट्रोल में आ जाए
लगाम के नीचे आ जाए तो फिर तो बात ही बदल जाएगी। तो जैसे आपने एनसीपी में तोड़ा ही, शिवसेना को तोड़ा ही, तो जो दूसरे आपके टूल्स हैं वो आप कर ही रहे हो। जहाँ तोड़ सकते हो तोड़ के मिला रहे हो, हाँ। और जहाँ उसको तो डरा रहे हो, सरेंडर करा सकते हो, डरा सकते हो, वो डरा रहे हो। अब मायावती की वजह जो भी है, लेकिन मायावती के तेवर नहीं दिख रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अब लगा कि राहुल गांधी कहीं थ्रेट ना बने। अब वो थ्रेट किस शक्ल में होगा, 52 से उनकी सीट 72 हो, 100 हो, 15 हो, वो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी जेल के सिक्चों से जब फोटोग्राफ आएंगे तो वो छोटे नहीं होंगे। राहुल गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भले ना रहें, लेकिन जनता इसको देखेगी कि नहीं, इसको ये विक्टिमाइज हुआ है। और भारत की जनता में एक सेंस बड़ा जबरदस्त है, विक्टिम को वो हमेशा तरजीह देती है। आपने देखा कि जिस तरह इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राहुल गांधी राजीव गांधी को किस तरह वोट मिले, तो ये विक्टिम इमेज अगर जाएगी तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज इस समय इन्वॉल्व है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ देगा, अच्छा कन्विक्शन पे स्टे, बाकी सब आप देखते रहिए, सिर्फ इतना से नहीं होगा। आखिर में चूंकि आपने विक्टिम इमेज की बात की, सही बात है कि जनता कई बार देखती है विक्टिम इमेज। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से ज़्यादा मजबूत एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का 80 का है, कि जिस इंदिरा गांधी को जनता ने उतार दिया, यूपी में एक भी सीट नहीं, खाता नहीं खुला, दक्षिण भारत ने बचा लिया 150 सीटें देकर, उस इंदिरा गांधी को 2.5 साल बाद देश की जनता ने 350 सीटें दी, और उसके बाद सत्ता से बाहर जनता पार्टी, और वो तमाम दिग्गज हो गए। तो उस इंदिरा गांधी को जिसे आप तानाशाह बोलकर रिजेक्ट करते, 2.5 साल में उसी इंदिरा गांधी को चुनकर लाते, ये इतिहास में होता रहा, क्योंकि तब लगा कि कहीं इंदिरा गांधी के साथ मोरारजी देसाई की सरकार ने नाइंसाफी तो नहीं की। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया, और इसका जो पॉलिटिकल साइंस में बताया जाता है, ये पब्लिक वो परसेप्शन जो होता है ना, अचानक चेंज होता है, ये आपको नजर नहीं आएगा। आप यही इंदिरा गांधी वाला केस देखिए, तो वहां से हार के चिकमगलूर गई, कहाँ तलाशती रही कि अच्छी सेफ सीट मिला, और अंत में चिकमगलूर मिला। वही इंदिरा गांधी अचानक पब्लिक परसेप्शन बदलता है, क्योंकि वो निराश होती है जनता दल से, जनता पार्टी से, और तब वो देखती, अरे तो आपस में लड़के, और वही 2.5 साल के अंदर पूरा का पूरा रुख बदल जाता है। तो ये जो अगर कोई समझता है नेता कि ये हमारी जागीर है और ये हम करते रहेंगे, मंच से बोलने के वाक पटता की वजह से हम करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। और आपको नज़र नहीं आएगा कब पब्लिक कॉन्शियसनेस बदल गया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और ये मकाम आ रहा है, और शायद बीजेपी को और मोदी जी को भी ये समझ में आने लगा है। चलिए इस बातचीत को ये ख़त्म करते, देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि आज राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हो सकता है 2-3 तारीखें भी पड़े। देखिए एक तो होगा ही, अब कैविएट है तो उसको भी बुलाया जाएगा। हाँ, मतलब एक नेचुरल वो होता है 2-3 तारीख में, हालांकि इसमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन ऐसे मान ले 2-3 तारीख। हाँ, एक तो नोटिस जाएगी, और दूसरा ये है कि 2-3 तारीख तो हो सकता है। हाँ, लेकिन 2-3 तारीख के बाद इस पे जजमेंट होगा, तो क्योंकि जजमेंट बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो जजमेंट के लिए मेंटली जजेस को, जो भी बेंच हो, उसको काफी तैयार होकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होगा, इसको कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस में लोड स्टार जजमेंट, ये ध्रुवतारा की तरह होगा। ये सिर्फ राहुल गांधी का वो केस नहीं है, ये हमें इंडियन जुडिशियरी को एक मतलब लाइन पे रखने का, और आप जानते हैं ये देश अजीब सा बट गया है, हर संस्था या तो उधर है या उधर है। तो इस समय ये ज़रूरत है कि जुडिशियरी की जो विश्वसनीयता है उसको हम प्रोटेक्ट करें, और ये चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ का ये नैतिक जिम्मेदारी है, और ये उस पद पे रहने की जिम्मेदारी है कि जुडिशियरी का विश्वास ख़त्म ना हो। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जजमेंट नहीं होगा कि सब कन्विक्शन में उन्होंने 8 पेज का एक जजमेंट दे दिया, ये बड़ा जजमेंट होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र होगी कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, कब सुनवाई होती है, कब फैसला होता है, और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट गुजरात की 3 अदालतों के फैसले को पलटकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, या फिर राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहती है। बहुत कुछ उससे तय होगा। आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है, जैसा कि बार बार एन के सिंह साहब ने कहा। और एक ख़ास बात, एन के सिंह साहब के साथ
कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ एक वीडियो इनका हम अपने चैनल पर डालें। जो समसामयिक मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन कई बार ऐसे कानूनी पेचीदगियों वाले मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दा है या पॉलिटिकल डिस्कोर्स का कोई मुद्दा है, वो हम एनके सिंह साहब के वीडियो में आप देख सकते हैं। आप उसके लिए अजीत अंजुम के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते रहें, सिंह साहब की आवाज़ भी सुनते रहें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दूं कि मैं इसलिए भी जोड़ना चाहता हूं कि एक अकेला आपका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी कभी नहीं लूज़ की है, वरना जिस तरह से बाकी चीज़ें हो रही हैं, कई बार मुझे दुख होता है कि किस तरह की वो थंबनेल लग रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसमें अगर आप इसको बैलेंस्ड व्यू देते हैं और बहुत ही संतुलित चीज़ें देते हैं तो मुझे लगता है कि आज इसकी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जनता को अगर सही देखना है तो वो आपके इस प्रोग्राम को देखे, तब वो समझ पाएगी कि एक स्थिति क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।